रामधारी खंड 2 अभ्यास 44-45। 100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5 4 3 2 1। महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज़ की बहुत प्रतियां बना सकते हैं। प्राचीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति एक ही होती थी। उसकी यदि प्रतियां बनाई गई तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्यय साध्य और श्रम साध्य काम होता था। आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद्रणालय में ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं। एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही स्थान पर अपना खेल दिखला सकता था और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था। आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियां बहुत बन सकती हैं, बल्कि उसके चलचित्र की प्रतियां बनती हैं और साथ साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां चाहे सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसी का नाम साधारणतः फिल्म हो गया है। फिल्म में बड़ी शक्ति है। यदि आपके पास अच्छे पात्र, अच्छे कथानक और अच्छा आदर्श दिखलाने वाले हों तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है, जैसे किसी भी अच्छे नाटक का। पर वहाँ भी यदि कथानक दूषित हो, पात्र चरित्रवान न हो और गतिविधि उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है। नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव वहाँ बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है। दूर दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता, पर फिल्मों में भला या बुरा करने की शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है। किसी फिल्म की जितनी प्रतियां बना ली जाती हैं उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज़ में इतनी शक्ति हो उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई ना आने पाए। आज सिनेमा का उपयोग 3 कामों में होता है: शिक्षा, मन बहलाव और प्रचार। ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण है। सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा उतना ही हो सकता है, पर शर्त यह है कि कथानक शिक्षाप्रद हो और जो पद्धति अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को सच्ची शिक्षा मिल सके। जब मैं
शिक्षा शब्द का उपयोग करता हूँ तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही शिक्षा नहीं है। सभापति महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों, उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं है। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्प्रह भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी और उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है, यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते हैं तो हमको उन भाषाओं को सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती, पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाए तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएं, जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की 2-3 भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने लोगों में यह भावना उत्पन्न
हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा। धन्यवाद।